स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया है, टाइटल है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो इसी से संबंधित आज हम लोग जो है जानेंगे। आज का मेरा जो है ये क्लास होगा हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो शुरुआत से जानेंगे और अंत तक व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को समझेंगे, जानेंगे। और भाषा, बोली, लिपि में क्या अंतर होता है और क्या ये चीज़ें होती हैं, इन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, आप लोगों को सभी लोगों को ये सब पता होगा। और समाज में रहकर ही वह भाषा द्वारा अपने मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, और जो भाषा शब्द है वो एक भाष धातु से बनी है, यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी। अर्थात वाणी द्वारा उच्चरित सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा का आधार होती हैं। तो चलिए इसी के साथ पहले हम भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। तो मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि जैसे कि भाषा जो होती है मनुष्य द्वारा अपने विचार जानते हैं ना आप लोग, विचार जो होती हैं परस्पर आदान प्रदान, यानी कि हम कुछ कहते हैं और सामने वाला कुछ सुनता है। ठीक है, इसी को मैंने कुछ कहा, उसने कुछ सुना, और उसने कुछ कहा और मैंने कुछ सुना। तो ये परस्पर आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वो हम किसके द्वारा करते हैं? बोलचाल के द्वारा करते हैं। और बोलने में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं और उन्हें बोलते हैं, तो वही हमारा भाषा होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस तरह से कर सकते हैं। एक तो बोल के कर सकते हैं, सुनकर भी कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, पढ़कर भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा जो है हम अपनी भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसी के साथ, इन्हीं के आधार पे जो है हम भाषा को दो भागों में बांटते हैं। कितनी भाग हम बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। तो देख सकते हैं कौन कौन से भाग हैं वो। एक तो मौखिक भाषा है, दूसरा लिखित भाषा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मौखिक भाषा के बारे में। तो मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को मुख से बोल करके व्यक्त करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं, कविता पाठ करते हैं, भाषण भी देते हैं, नाटक भी करते हैं, फिल्म करते हैं। ठीक है, ये भी जो है फिल्म के माध्यम से भी हम बताते हैं, संगीत के माध्यम से हम मौखिक भाषा का संप्रेषण करते हैं या बोलते हैं आदि। ये सारी की सारी जो है भाषा मौखिक रूप में करते हैं। ठीक है, और जैसा कि परिभाषा में दिया गया है, बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। अब ये कैसे सिद्ध होगा? तो जैसे यहाँ पर एक फिगर है, फिगर में दो लड़कियां हैं, बात कर रही हैं। तो इसमें से एक लड़की जो है कहीं घूमने जाती है, घूम के आती है, और दूसरी लड़की से वो बताती है कि किस तरह से जो है वो वहाँ पर गई, क्या क्या अनुभव किया। ये सारी चीज़ जो है वो अपनी फ्रेंड को बताती है। तो फ्रेंड ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, और कुछ दिन ध्यान से सुनने के बाद फिर वो उस रिस्पॉन्स क्या देती है, यानी कि उसे बताती है कि मैं भी जो है ऐसी जगह जाऊंगी घूमने के लिए जहाँ पर तुम घूम के आओगी। यानी कि यहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, वो अपने अनुभव को बता रही है, उसके अनुभव को सुन रही है और दोनों प्रसन्न हो रही है। यानी कि ये अपने आप में भाषा का संप्रेषण कर रही है, यानी कि भाषा का आदान प्रदान कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है मौखिक भाषा। तो सीधे सीधे कह सकते हैं बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा से हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? पुस्तकों पे कर सकते हैं, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, सूचना पत्र आदि में किया जाता है। मान लीजिए कि अंजलि ने जो है एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद वो अपनी माँ को दिखाई। माँ ने जो है उसके पत्र को देखा, उसे पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ने के बाद जो है खूब तारीफ भी की। यह भाषा जो है एक लिखित रूप में की गई, यानी कि अंजलि ने जो भी पत्र लिखा उसे एक लिखित रूप में किया। तो हम कह सकते हैं लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को हम लिखित भाषा कहते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा है, लिख करके अपनी भाषा को व्यक्त कर रहा है। आगे देख लेते हैं।
जो मौखिक तथा लिखित भाषा द्वारा हम भाषा के 4 कौशल सीखते हैं, ठीक है। और मौखिक भाषा में जहाँ बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है, वहीं लिखना भाषा में पढ़ना तथा लिखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखित भाषा में क्या क्या महत्वपूर्ण है, पढ़ना और लिखना, जबकि मौखिक भाषा में क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो ये बोलना और सुनना, ठीक है। और विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जिन भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, तो जैसे यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, चीनी है, जापानी है, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। मतलब कि हर एक देश की अपनी एक भाषा है। जैसे चीन के लोग चीनी बोलते हैं, जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं, तो ये वहाँ की अपनी भाषा है। फिर ये तो भाषा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं साहित्य की, ठीक है। साहित्य क्या होता है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। और ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। और साहित्य में क्या होता है कि जैसे प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है, यानी कि जो भी भाषा है, चाहे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, फारसी हो गई, संस्कृत हो गई, उसमें एकदम ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है। और उसी ज्ञान के संचित कोश को ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। और साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। एक तो होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। सबसे पहले बात करेंगे गद्य साहित्य की। तो गद्य साहित्य में क्या होते हैं? इसके अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपना विचार व्यक्त करता है। किस भाषा में? बोलचाल की भाषा में विचार व्यक्त करता है। जैसे विचार कैसे करते हैं? गद्य साहित्य में कहानी, ठीक है, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, पत्र लेखन आदि आते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ साहित्यकार हैं जिन्होंने जो है अपनी साहित्य की रचना की है, वो भी गद्य के माध्यम से की है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है? निर्मला लिखा है, मानसरोवर है, सेवा सदन है, ईदगाह है, गोदान है आदि ये रचनाएं की हैं। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, उर्वशी, तितली आदि ये सारी की सारी जो है गद्य रचनाएं हैं। क्या है? ये सारी गद्य रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा ने भी लिखा है कुछ, गिल्लू, नीलू, गौरा आदि, ठीक है। और बात करते हैं हम पद्य साहित्य की। तो पद्य साहित्य में क्या है? इसके अंतर्गत साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है। पद्य साहित्य में तुकांत तथा अतुकांत कविता होते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सूरठा, छंद, कुंडलिया, पद आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? गद्य के माध्यम से करते हैं। उसी तरह से अगर हमारे विचार जो है एक लयबद्ध तरीके से, एक तुकबंदी से या तुकबंदी से व्यक्त किया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? पद्य साहित्य हो जाता है। और इसके द्वारा जो हम कविता भी लिख देते हैं, कविता लिख करके व्यक्त कर देते हैं। दोहा, चौपाई, सूरठा, छंद, कुंडलिया ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपनी कल्पनाओं को लिख करके व्यक्त करते हैं, वो भी तुकबंदी के माध्यम से। तो ऐसे ही तुकबंदी करने वाले कुछ प्रमुख कवि हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कबीर दास जी हैं, जिन्होंने बीजक की रचना की थी। उन्होंने बहुत सारी जो है दोहों की रचना की है, ठीक है। चौपाई की रचना की है, ठीक है। सूरदास ने चौपाई की रचना की है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली आदि की रचना की है। सूरदास ने सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी आदि का प्रयोग किया। बिहारी ने बिहारी सतशैली की। तो इन्होंने जितने भी साहित्य की रचना की, जितने भी साहित्य लिखे, ठीक है, इसे क्या किया? एक कविता के माध्यम से लिख दिया है, ठीक है, जिसे गा करके जो है कह सकते हैं ना, सीधे सीधे गा करके जो है हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को गा करके बता सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मानक भाषा की, ठीक है। मानक भाषा क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे
हिंदी भाषा का क्षेत्र तो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है और इसके कारण से जो है इस पर बोलियां और उपभाषाओं का असर पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों एवं शब्दों के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। जो वर्ण होते हैं और वर्णों से बने हुए शब्द होते हैं, ये अनेक रूपों में हमको मिलते हैं। तो कौन सा रूप शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध होता है, ये तो समझना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो इन्हीं भाषा के जिस रूप को शिक्षाविद और विद्वानों ने मान्यता दी है, वही हमारा क्या हो जाता है, मानक भाषा होता है। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं, भाषा की सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अमानक रूप और मानक रूप दिया गया है। जैसे बंदर है, एक अमानक रूप है, यानी कि बंदर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर बंदर को जो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना, ये छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं। द्वद दिया है तो द्वद ऐसे लिखेंगे, द दिया है तो द ऐसे लिखेंगे, गए दिए हैं तो गए ऐसे लिखेंगे, नहीं है तो नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से लिखेंगे। तो ये एक माध्यम है जैसे हम अपनी भाषा जो होती हैं, चाहे शब्द होते हैं चाहे वर्ण होते हैं, उनकी अमानक रूप को हम मानक रूप में लिखते हैं। अमानक क्या होता है कि जो सर्वमान्य विद्वानों द्वारा जो है सर्वमान्य है और स्वीकृत है शिक्षाविदों के माध्यम से। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक से। अब यहाँ पर जो भाषाएं हैं, ठीक है, भाषाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने जान लिया कि मानक भाषा क्या होती है, ठीक है, भाषा क्या होती है। अब जो है कुछ भाषाएं हैं जिसे भारत में मान्यता प्राप्त की गई है, ठीक है, मान्यताएं दी गई हैं। तो उसी में से कुछ भाषाएं हैं, भारत की कुछ भाषाएं हैं। जैसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। सबसे पहले इसमें 14 भाषाएं दी गई थी, बाद में जो है इनकी संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, और अब जाकर की ये कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं हुई हैं। इन भाषाओं में से जो है हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, नेपाली, असमिया, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, मलयालम, संथाली, कोंकणी, मराठी, सिंधी, मैथिली, बोडो, गुजराती और मणिपुरी है। ये टोटल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं। ये भाषा तो समझ में आ गया, ठीक है, मानक भाषा भी समझ में आ गया। अब ये मातृभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यदि माँ बांग्ला बोलती है तो बच्चा भी बांग्ला बोलेगा, अगर माँ भोजपुरी बोलती है तो बच्चा भी भोजपुरी बोलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसे यही हमारी जो है भाषा क्या होती है। जैसे भोजपुरी हो गई तो ये भोजपुरी क्या कहलाएगी, मातृभाषा कहलाएगी, यानी कि माँ द्वारा सिखाया गया जो भाषा होता है उसको मातृभाषा कहते हैं। बांग्ला क्या होगी, बांग्ला वहाँ की मातृभाषा होगी, जहाँ पर बोली जाती है, जो माँ के द्वारा सिखाया जाता है वो क्या हो जाता है, मातृभाषा होता है। और इस प्रकार यदि बच्चा अपनी माँ से गुजराती भी सीखता है तो वो गुजराती क्या हो जाएगी, उसकी मातृभाषा होगी। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों की अपनी अपनी मातृभाषा होती है। ठीक है, और इसी कारण से हम जो मातृभाषा होती है वो अलग अलग और भिन्न भिन्न होती है। अब मातृभाषा तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक माँ है, छोटे बच्चे को जो भाषा सिखाएगी, चाहे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तो वो वहाँ की उसकी मातृभाषा होगी, जो स्थानीय भाषा होती है। फिर आगे बात कर लेते हैं राजभाषा की। ठीक है, राजभाषा क्या होता है ये देख लेते हैं। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। और भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राजभाषा क्या होता है, जैसे हमारे ऑफिशियल, भारत में जो है ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसी ऑफिशियल वर्क को जो है हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये दोनों अलग अलग होती है। कई लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, राष्ट्रभाषा जो होती है वो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, और राजभाषा क्या होती है, जो हमारे संविधान द्वारा जो है ये लोगों को आदेशित किया गया है कि इसी भाषा में हमारा जो है सारे कार्यालय के कामकाज होंगे, तो वही हमारी राजभाषा होती है। ठीक है, और भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज की कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। और इससे संबंधित और भी जान लेते हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। कब, 1949 को और 14 सितंबर को। और
इसीलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी राजभाषा, भाषा भी समझ ली, राजभाषा भी और मातृभाषा भी समझ ली। अब ये बोली क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, बोली के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जब एक भाषा अनेक स्थानों पे बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब कोई एक भाषा अनेक स्थानों पे बोली जाती है तो उसके स्थानीय रूप क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, यानी कि वहाँ के लोग जो है उसी को बोलते हैं, उसी भाषा को बोलते हैं। और भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी कि एक स्थानीय क्षेत्र में या स्थानीय लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी को जो है बोली कहते हैं। अब बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें तथा लोक कथाएं भी कही जाती हैं। और बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होती है। ठीक है, और हिंदी की कई ऐसी बोलियां हैं जैसे अवधी हो गया, ब्रज हो गया। ठीक है, अवधी हो गया, ब्रज हो गया, मगही हो गया, हरियाणवी, राजस्थानी, कुमायूं, गढ़वाली, बुंदेलखंडी, ये सारी की सारी क्या हैं, बोलियां हैं। कभी एक ऐसा भी समय था कि अवधी और ब्रज काफ़ी रूप से प्रचलित थी और काफ़ी क्षेत्रों में इसकी साहित्यिक रचना भी होती थी, लेकिन ये भाषा नहीं बन पाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अब क्या बन के रह गई हैं, अब ये बोलियां बन के रह गई हैं। ठीक, अब जबकि बोली में साहित्य लिखा जाने वाला है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। जब भी किसी बोली के माध्यम से जो है साहित्य लिखा जाता है तो वो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। और ब्रज और अवधी इन्हीं हिंदी की बोलियां हैं, पर कालांतर में ये उपभाषाएं बन के रह गई हैं। और हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो विश्व प्रसिद्ध है वो कौन से हैं, सूरदास ने भी जो है ब्रज भाषा में सूरसागर की तथा महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की बोलियाँ कहाँ बोली जाती हैं, ये चीज़ है यहाँ पर। जैसे अवधी कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है। कुमायूनी और गढ़वाली कहाँ बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये है। अब कुछ अंतर भी होते हैं भाषा और बोली में, तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे भाषा क्या होता है, जैसे यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित। यानी कि बड़े भूभाग पे जो है हमारा भाषा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बोली जो है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी मान लीजिए अगर एक 4 प्रदेश हैं, ठीक है, या 5 प्रदेश है या 6 प्रदेश हैं, तो उन 6 प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, तो ये हमारी क्या हो गई, भाषा हो गई। लेकिन अगर कहीं पे जो है अवधी बोली जा रही है, कहीं पे ब्रज बोली जा रही है, कहीं पे हरियाणवी बोली जा रही है, तो वो वहाँ की क्या हो जाएगी, स्थानीय बोली हो जाएगी। ठीक, और आगे क्या कह रहे हैं, भाषा के निर्माण के लिए व्याकरण आवश्यक है जबकि बोली के साथ ऐसी बाध्यता नहीं होती है। यानी कि जब भी कोई भाषा होती है तो उसका खुद का अपना एक व्याकरण होता है, जबकि बोली जो होती है उसके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं, चाहे उसका व्याकरण हो या फिर ना हो। साहित्य रचना करते समय भाषा का प्रयोग होता है जबकि बोली का लिखित साहित्य नहीं होता है। ठीक है, जब भी किसी साहित्य की रचना करते हैं, जैसे प्रेमचंद ने बहुत सारे साहित्य की रचनाएं की हैं, तो वो क्या होता है, वो उस समय हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि बोली का लिखित साहित्य नहीं होता है। तो उम्मीद है ये भी अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देख लेते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या होता है, जैसे आरंभ में मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता था, समय बदलता गया, उसने अपने विचारों को स्थानीय रूप देने तथा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए चित्रों का माध्यम लिया। ठीक है, और जिसमें चित्रलिपि का जन्म हुआ, यानी कि चित्रों के माध्यम से उसने जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की। फिर उसके मुख में से उच्चारित ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया और भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाली ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे आदिकाल में देखा जाए तो लोग गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते थे कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब वो बोलना सीख गए तो बोलने के साथ साथ उन्होंने कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया। ठीक है, जो ध्वनियाँ निकलती थी उनको चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया और यही ध्वनियाँ जो है आगे चल के लिपि बन गई। यही जो चिन्ह थे ये आगे चल के क्या बन गए, लिपि बन गई। और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियाँ हम यहाँ पर
डिस्कस करेंगे। जैसे दिया गया है यहाँ पर भाषा है, लिपि है। तो जैसे भाषा में कौन कौन से, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मनी, ये किस लिपि में लिखी जाती है? ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस लिपि में है? तो फारसी में होती है। तमिल किस लिपि में है? तो इसकी खुद की जो है लिपि है तमिल ही है। और चीनी किस में लिखी जाती है? ये चित्र लिपि है। चीनी जो है एक चित्र लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह पंजाबी, जो कि हमारे पंजाब की तरफ बोली जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला किस लिपि में? जैसे कलकत्ता की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ बांग्ला बोली जाती है, तो ये बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। अरबी अरबी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी, संस्कृत और नेपाली, यहाँ तक कि मराठी भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में होगा कि ये अपनी अलग अलग लिपियाँ हैं, ठीक है। और इन्हीं लिपियों की, जैसे एक डेमो दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर है ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जगह कम है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये रोमन लिपि है, ठीक। हिंदी में क्या लिखते हैं हम? वह घर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी भाषा होगी? ये भी हमारी देवनागरी लिपि हो जाएगी। उसी तरह से इसका संस्कृत में भी हम लिखते हैं ऐसे, सह गृहम गच्छत, ये संस्कृत है। और ये जो है हमारी किस लिपि में लिखी गई है? ये भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और जबकि पंजाबी जो आता है वो भी जैसे वह घर जाता है, ये गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। इस तरह से जो है अपनी अपनी खुद की लिपि होती है। तो मैंने 4 तरह की लिपियाँ यहाँ पर दिखा दी है। तो आप, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्राह्मी लिपि के बारे में बात कर ले तो ब्राह्मी लिपि जो है, जो हमारी देवनागरी लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि से ही उसका विकास हुआ है और इसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का जन्म भी जो है, जो आजकल हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसका भी जन्म जो है संस्कृत से ही हुआ है। और अधिकांश लिपियाँ जो है कहाँ बाएँ जो होती हैं, हमारे बाएँ तरफ से दाएँ तरफ लिखी जाती है। जैसे हिंदी है हमारा बाएँ से दाएँ तरफ लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन फारसी हो गया, उर्दू हो गया, ये क्या लिखी जाती है? ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अब बात कर लेते हैं व्याकरण की, ठीक है। अब व्याकरण में क्या होता है कि प्रत्येक भाषा में अपनी जैसे मैंने अभी अभी हम लोगों ने बात किया है कि भाषा जो है, जब भी कोई भाषा होती है तो उसका अपना एक व्याकरण भी होता है। तो प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है। उनकी मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और व्याकरण द्वारा हमें भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी लोग होते हैं, क्या करते हैं? वो बिना व्याकरण का प्रयोग किए बोलते रहते हैं। लेकिन भारत में जो इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है वो व्याकरण के साथ किया जाता है। उसी तरह से जो हिंदी होता है वो भी व्याकरण के साथ किया जाता है। तो कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखा करके उसके शुद्ध रूप में परिचित कराता है। उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन्हीं तीनों के माध्यम से जो है व्याकरण की रचना होती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार क्या होता है कि भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जो लिखित रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में विचार किया जाता है। जैसे यहाँ पर क है, ठीक है, ख है, ग है, घ है, अंगह, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे वर्ण है, ठीक है। और इन्हीं के आकार, उच्चारण और वर्गीकरण में जो है हम लोग जो बात करते हैं वही वर्ण विचार कहलाता है। अगला है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। जब भी किसी 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाया जाता है तो उससे क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के भेद, उसकी उत्पत्ति तथा उसकी रचना आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 वर्णों को मिला दिया, जैसे कम, चल, नम,
ये दो वर्णों को मिला दिया तो ये हमारा एक शब्द बन गया। और इन शब्दों की रचना कैसी हुई है उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इस शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा आगत शब्द है, कौन सा जो है मूल शब्द है, ये सारे कौन से संकर शब्द है, ये सारी चीज़ें जो हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन सा है, विशेषण शब्द कौन सा है, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें जो है शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या होता है कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, और वाक्य विचार में शब्दों के अंग भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषयों में विचार करते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य विचार में क्या होता है, जैसे कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, ठीक है, ये किस रूप में जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हम वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम हिंदी के विषय में कुछ विशेष जानकारियां जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हिंदी के पहले व्याकरण की रचना डच विद्वान योन योशुआ केटलार, ठीक है, केटलार ने की थी। देख सकते हैं आप लोग, ये हिंदी के जो पहले व्याकरण की रचना की थी वो कोई डच विद्वान थे जिनका नाम योन योशुआ केटलार था। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तारसी ने लिखा था। ये पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी इतिहास के बारे में लिखा था, वो भी फ्रेंच भाषा में ही लिखा था, हिंदी में नहीं लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। भारत में हिंदी भाषा का इतिहास को लिखा था। और अगला है हिंदी भाषा के पहला समाचार पत्र कौन सा था, उद्दत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था, 1826 कोलकाता में हुआ था। और हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलमारा थी। और हिंदी भाषा की पहली आधुनिक कहानी उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ये फिल्म ये तो कहानी थी जो जिसे लिखने वाले जो है धर्मवीर भारती हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीख लिया कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। और ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। और व्याकरण में के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और आगे आने वाली क्लासों में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, ये बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशन। So thank you for the watching my video.